नमस्कार। कभी कभी ना इतिहास में एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देती है। आज हम एक ऐसे ही निर्णायक मोड़ की बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला बल्कि उसकी तकदीर भी हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 के उस महान विद्रोह की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे सिर्फ एक अफवाह, एक फुसफुसाहट पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़का सकती है? आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर उस एक अफवाह में ऐसा क्या था। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उस वक्त की व्यवस्था कैसी थी, फिर जानेंगे कि असंतोष के बीज कैसे पनप रहे थे। इसके बाद उस ब्रेकिंग पॉइंट पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर देखेंगे कि इस आग से निकलकर एक राष्ट्र कैसे बना, और आखिर में इसकी विरासत पर भी नजर डालेंगे जो आज तक हमारे साथ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पुरानी व्यवस्था की। आखिर 1857 से पहले भारत की तस्वीर थी कैसी? जरा सोचिए, एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे वो एक पूरे साम्राज्य पर हुकूमत करने लगी। ये कोई राजा महाराजा का राज नहीं था, ये था एक कंपनी का राज, व्यापारियों का राज। 100 साल, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पूरे 100 साल। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, बल्कि कई पीढ़ियों की बात थी, जिसके दौरान कंपनी ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली थीं, अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था। तो ये समझना जरूरी है कि ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सदी से जमा हो रहे दबाव का नतीजा था। अब आते हैं असंतोष के उन बीजों पर। वो कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से माहौल एकदम बारूद के ढेर जैसा बन चुका था? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक प्रेशर कुकर हो, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह की शिकायतें अंदर ही अंदर उबल रही थीं। बस इंतजार था तो एक चिंगारी का। तो देखिए, राजनीतिक शिकायतों में सबसे बड़ी वजहों में से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यवगत का सिद्धांत। ये एक बड़ी चालाकी भरी नीति थी। इसके तहत होता ये था कि अगर किसी भारतीय राजा का कोई सीधा पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। अब जाहिर है इस बात ने भारतीय राजघरानों में खलबली मचा दी। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़े बड़े राज्य इसी नीति का शिकार बने। और बात सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं थी, आम आदमी तो और भी ज्यादा पिस रहा था। आर्थिक शोषण अपने चरम पर था। किसानों पर इतना भारी लगान लगा दिया गया था कि उनकी कमर ही टूट गई। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश नीतियों ने भारत के मशहूर कपड़ा उद्योग, जैसे जो हमारे पारंपरिक काम धंधे थे, उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया। लाखों कारीगर, बुनकर सब बेरोजगार हो गए। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, ये तो लोगों के जीने का तरीका छीनने जैसा था। और यही सबसे खास बात थी। ये गुस्सा या ये बेचैनी किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं थी। एक सिपाही से लेकर एक राजकुमार तक हर कोई परेशान था। मतलब सिपाही, किसान, कारीगर, राजे रजवाड़े सब के सब प्रभावित थे, और सबको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, वो चिंगारी जिसने इस सुलगते हुए बारूद में आग लगा दी। और कमाल की बात यह है कि ये कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं था, ये थी सिर्फ एक अफवाह। एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, और उसके कारतूसों को लेकर एक अफवाह उड़ी। बस उसी एक अफवाह ने सालों से जमा गुस्से को एक जबरदस्त धमाके में बदल दिया। और जरा घटनाओं के फैलने की रफ्तार देखिए। मार्च 1857 में मंगल पांडे अकेले आवाज उठाते हैं। सिर्फ 2 महीने बाद मई में मेरठ में पूरी की पूरी रेजिमेंट बगावत कर देती है। और देखते ही देखते ये आग दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों तक फैल जाती है। ये सच में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। अब अगर दोनों तरफ की ताकत को देखें तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। एक तरफ थे विद्रोही जिनके पास संख्या बल था, जन समर्थन था और जबरदस्त जुनून था, लेकिन कमी थी एक यूनिफाइड लीडरशिप की, एक साफ सुथरे प्लान की। वहीं दूसरी तरफ थी कंपनी की फौज, जिनके पास बेहतर हथियार थे, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड था, लेकिन शुरुआत में उनकी संख्या बहुत कम थी। तो कह सकते हैं कि ये जुनून और संगठन के बीच की लड़ाई थी। खैर, विद्रोह को तो आखिर में कुचल दिया गया, लेकिन इसकी कहानी हार पर खत्म नहीं होती। इसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत भी, जो इसी आग में तपकर निकला था।
इस विद्रोह का सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सोचिए, इस एक कानून ने 100 साल के इतिहास को पलट कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी का राज खत्म और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। ये एक जबरदस्त, एक भूकंप जैसा बदलाव था। तो ये नया सिस्टम कैसा था? इसे 3 बड़े कदमों में समझ सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा, ब्रिटिश राज की सीधी शुरुआत हुई और भारत पर शासन करने के लिए एक वाइसरॉय को नियुक्त किया गया। और तीसरा, सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। अब भारतीय सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में इस तरह की बगावत फिर कभी ना हो सके। लेकिन कहानी सिर्फ इन इमीडिएट चेंजेस की नहीं है। इस विद्रोह की सबसे स्थायी विरासत क्या है? 1857 ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। और इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में सबसे बड़ा था भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, विद्रोह भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने अनजाने में एक नई चीज को जन्म दिया। ये पहली बार था जब अलग अलग इलाकों, धर्मों और भाषाओं के लोग एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़े थे। यहीं से एक भारतीय होने की भावना, एक यूनिफाइड आइडेंटिटी के बीज पड़े। तो इस पूरी चर्चा से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली, कि ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, ये एक आम लोगों का एक जन विद्रोह था। दूसरी बात, इसने सीधे सीधे कंपनी राज को खत्म कर दिया। और सबसे अहम, इसे कई इतिहासकार भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं। आज़ादी के लंबे सफर का ये पहला बड़ा कदम था। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कोई घटना एक ही वक्त में एक नाकामी भी हो सकती है और एक आने वाले राष्ट्र की बुनियाद भी? 1857 का विद्रोह अपने फौरी मकसद में तो नाकाम रहा, लेकिन इसने अनजाने में उस राष्ट्र की नींव डाल दी जो ठीक 90 साल बाद आज़ाद होने वाला था। शायद इतिहास का यही पैराडॉक्स, यही विरोधाभास